नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये सुनने में आया है कि जो किसान आंदोलन में एक तो बहुत वो हिंसक घटनाएं हो गई और उपद्रवी और देश विरोधी ताकतों ने खास करके हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस पर ऐसी घटना की और इस तरह की घटना को अंजाम दिया और इसकी आशंका तो पहले से थी। भारतीय जनता ताकत दल बता भी रहा था कि ये किसान आंदोलन का मुखौटा लेकर के देश विरोधी ताकतें अपना ये साजिश कर रही हैं, लेकिन ये मोदी सरकार की समझ में नहीं आ रहा था इसको। और जो करीब 15-20 लोग जो है वो लाल किला के अंदर घुस करके अंदर चढ़ करके उसके जो मस्तक पर जो है जो हमारा तिरंगा लहरा रहा था उसको हटा करके एक वो झंडा खालिस्तानियों का वो गाड़ दिया। बहुत शर्म की बात। तो खैर भारतीय जनता ताकत दल ने बताया कि हमारा देश बहुत ही विशाल है, बहुत ही महान है, बहुत ताकतवर है और ऐसे वो हजारों लाखों को निपटा भी सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता ताकत दल को कहने में गुरेज नहीं है कि यदि शर्मसार यदि हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कायरता शर्मसार हुई है, देश नहीं शर्मसार हुआ है, ये तो स्पष्ट है। दूसरा उसमें सुखद बात यह है कि कुछ वो किसान नेता अपने समर्थकों के साथ वो अब जो है आंदोलन से अपने को अलग करते हुए और आंदोलन के स्थल से वापस जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता ताकत दल का जो संदेश है यूट्यूब के माध्यम से उसको उन्होंने देखा है, पढ़ा है और वो इस बात समझ में आ गई है कि ये आंदोलन व्यर्थ है। तो भारतीय जनता ताकत दल का ये पूरे जो हमारे किसान भारतीय भाई बहन हैं, खास करके जो पंजाब से हैं, उनसे ये नम्र निवेदन है कि जो ये देश विरोधी ताकतें हैं, बड़ी खतरनाक ताकतें हैं, आप उनके जाल से बाहर आइए, उनके षड्यंत्र से बाहर आइए और इस षड्यंत्र से अपने को अलग कर लीजिए और धरना और आंदोलन स्थल से आप जो है अपने समर्थकों के साथ वापस जाइए। आपकी जमीन दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो कि छीन ले, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून के न तो समर्थन में है भारतीय जनता ताकत दल, न तो उसके विरोध में है
जब तक कि उसकी परीक्षा नहीं कर लेता तो अभी कोई बात कह नहीं सकता। लेकिन कानून तो हमारे देश में सैकड़ों बन रहे हैं, हजारों का कानून है। भारतीय जनता दल का कहना है कि उस कानून का पालन कैसे होता है, सारी समस्या उसके पालन में है, उसके अमल में है। इस पर कोई भी दल संजीत नहीं होता और कोई भी दल वो संजीत नहीं होता है और पालन नहीं करवाता। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल उसके 100% पालन और ऐसा पालन या उसका इम्प्लीमेंटेशन या अमल जो कि जनोन्मुख हो, जो हमारी आवाम को सहूलियत दे सके, उसको आराम और सुकून दे सके, इसमें विश्वास है। किसी भी कानून का, चाहे कृषि कानून हो चाहे कोई भी कानून हो, तो उसका अमल इस दिशा में हो, इस तरह से हो कि हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी भारतीय आवाम को सहूलियत दे सके, आसानी दे सके और उनका जीवन आसान कर सके। इसमें पूरा यकीन करता है ये भारतीय आवाम ताकत दल। तो पुनः हमारे जो खास करके पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश के हमारे जो किसान भारतीय भाई बहन हैं, उनसे विनम्र विनती है कि आप लोग जो है इन देश विरोधी ताकतों के जाल और षड्यंत्र से अपने को अलग कर लें। आपकी ज़मीन दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है और कानून में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो, और कानून तो कानून ही होता है। लेकिन वो देखने वाली बात ज़्यादा होती है उसका पालन कैसे होता है। एमएसपी पहले भी थी, लेकिन एमएसपी का लाभ कहाँ किसको मिला था, सिवाय पंजाब में लोगों को एमएसपी का लाभ, और उसका असर हुआ कि जो आढ़तिया जो है दूसरे प्रदेशों से वो खरीद करके एमएसपी का लाभ पंजाब में उठा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके प्रति भारतीय जनता दल बहुत गंभीर है कि यदि एमएसपी है तो एमएसपी का लाभ जो है पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा था। और खास करके जीएनपीसी के शासन काल में तो बिल्कुल शून्य था। वो बहुत झूठ बोलती है ना, तो जनता उसको पनिश नहीं करती है ठीक से। अब जो पनिश करने की बात जो बीजेपी की जो शब्दावली है कि वो 50, 55, 44, 40 पे आगे वो पनिश नहीं है। जीएनपीसी एक बहुत खतरनाक ताकत है जो कि राजनीतिक दल के वेश में है। गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो है बहुत ही खतरनाक ताकत है इस देश की। तो जो उसका चरित्र है उसके हिसाब से इस देश में उसको शून्य समर्थन मिलना चाहिए, शून्य वोट मिलना चाहिए। और इस भारत की पावन धरती से उसको भगा देना चाहिए। उसकी जगह ही नहीं है इस देश में। और उसी प्रकार वाम दलों को समर्थन हमारे देश में शून्य मिलना चाहिए। बैलेट बॉक्स पर भी शून्य मिलना चाहिए। और उस जो देश विरोधी ताकत है उसको भी इस देश से बाहर कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। तब जाकर के इस देश को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को सुकून आएगा, चैन आएगा, आराम आएगा। लेकिन बीजेपी इस अवधारणा में नहीं है। बीजेपी जब बीजेपी जानती है, श्री मोदी जी भी जानते हैं कि इस तरह की जो है कोई भी मौका, ये जो देश विरोधी ताकतें हैं खास करके जीएनपीसी और वाम दल को मैंने हर मौके की फिराक में रहते हैं कि कोई ऐसा मौका है देश में झूठ नफरत फैलाई जाए, समाज में तनाव हो और
आपसी विश्वास में कमी आए और भेद विभेद बढ़े, तनाव बढ़े और फिर उसी के तत्व जो है, उसी के पाले हुए तत्व जो है वो विभिन्न आस्थाओं के समाज से के होते हैं। जैसे कुछ वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से होते हैं, कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से होते हैं, कुछ जो है सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से होते हैं। तो इनको ये जो जेएनपीसी वाले और कम्युनिस्ट वाले पालते हैं उनको, और उनका इस्तेमाल देश में, अच्छा, और वो झूठ और अफवाह वो भी फैलाते हैं और इनके द्वारा भी झूठ और अफवाह का शिकार बनाते हैं हमारे भारतीय भाई बहनों को, और उन्हीं असामाजिक और कट्टरवादी, हिंसक और उपद्रवी तत्वों के द्वारा देश में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और देश में अस्थिरता, समाज में तनाव और देश की आर्थिक प्रगति को बाधित करना, और ये सारा कुछ जो है चीन की फंडिंग पर, चीन के पैसे पर, यही बराबर भारतीय जनता दल बता रहा है। ये बात बीजेपी वालों को भी और श्री मोदी जी को भी मालूम जरूर होगी, लेकिन ये इनके समूल नाश की न तो बात करते हैं, और इस तरह का जब भी विध्वंस होगा, जैसे मान लीजिए सीए पर जब भी वो विध्वंस हुआ, और विध्वंस के सरगना कौन रहा? भड़काने वाली सोनिया गांधी, और राहुल गांधी भी था, प्रियंका भी थी, और कराने वाले कौन थे? केजरीवाल, जो कि उसी जेएनपीसी का दूसरा अवतार है, और उसके अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन। तो बीजेपी और श्री मोदी जी ने क्या किया उसमें? वो केजरीवाल को बचाया, सोनिया गांधी को बचाया, राहुल गांधी को बचाया, प्रियंका को बचाया, और बस जो है ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह को पर बंदूक तान दिया। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार बताया कि इससे ये समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान ये हो ही नहीं सकता। जो समस्या की जो जड़ है, या दूसरे शब्दों में कि जो बड़ी मछली है उसको पालना और छोटे भाइयों को लटका करके दिखा देना, इससे समाधान नहीं निकलता है, बल्कि वो समस्या अपने स्थान पर यथावत पड़ी रहती है, और जब भी इस तरह के अवसर आते हैं तो वो विकराल रूप ले लेती है। लेकिन ये बीजेपी वाले और मोदी जी जो है जो उसी लाइन पे चल रहे हैं कि जो इसके इस तरह की समस्याओं के जो मुख्य किरदार हैं, जो इसके कारक हैं, उनको तो पालना, उनकी रक्षा करना, उनके आगे घुटने टेकना, और जेएनपीसी के तो सभी जितने देश विरोधी गद्दारी के पाप हैं उसको भी धुलती है बीजेपी। ये सारी चीजें दुखे, ये कोई प्रचार के लिए नहीं, कि ये सारी चीजें बिल्कुल सत्य हैं, और जब भी सामने कोई आएगा तो भारतीय जनता दल बिल्कुल उनको अक्षरशः ये साबित करके वो दिखा भी देगा बीजेपी वालों के सामने से। तो इस तरह की जो उसकी गतिविधि है, सोच है, वो बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए। और वो इसलिए करती है, वो किसी ने बताया है कि यदि जेएनपीसी ही नहीं रहेगी, वाम दल ही नहीं रहेंगे, तो किसको दिखा करके ये अपना चुनावी माहौल बनाएंगे अपने पक्ष में? वोट कैसे मिलेगा, सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता का भोग कैसे होगा? अब तब कैसे ऊंचे मंच से बैठ करके ये बोलेंगे, मोदी महोदय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? नहीं,
नहीं बोल पाएंगे ना। और उसके बाद और मन की बात, बस यही। दिल्ली जल गई, दिल्ली जो है दो महीने से बंधक बनी रही। इनका सबका साथ सबका विश्वास चलता रहा समानांतर रूप में। ये देख ले कि देश और देशवासियों को खास करके जो कमजोर हैं, जो हमारे मजलूम किस्म के कमजोर भारतीय भाई बहन हैं, उनको हर बार इस तरह के संकट में डाल करके श्री मोदी जी ऊंचे मन से सबका साथ सबका विश्वास की बात करते रहते हैं। और जब कोई वारदात हो जाती है, दिल्ली जल जाती है, तो फिर ये इस तरह की जांच SIT ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। ये बिल्कुल व्यर्थ है। वो कल जो है जी न्यूज में जो सुधीर चौधरी, देखिए, और यही नहीं, देश विरोधी जो खेमा है, ये कहने मतलब ये जो सिर्फ GNPC यानी गांधी नेहरू परिवार चांदा चिकोड़ी काकस और बामदली नहीं है, उनको उनको सपोर्ट करने वाले या जो इन सबों ने पाल रखा है मीडिया, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे NDTV में सारे पत्रकार, रवीश कुमार, निधि राजदान, निधि कुलपति, संकेत उपाध्याय, अखिलेश, तमाम है उसमें। और न्यूज 24 है, आज तक है, न्यूज नेशन है। ये मीडिया उसके साथ में भी, वो भी देश विरोधी है। अब सवाल यह है कि देखिए, हमारे देश के लोग जो ये खतरनाक खेल खेल रही है बीजेपी, उसका नमूना आप समझ लीजिए। ये जो ताकतें हैं GNPC और वामदल, और उसके साथ जो है ये मीडिया का जो गिरोह है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी नाम बताया गया कि NDTV है, आज तक है, न्यूज 24 इत्यादि है। प्रिंट मीडिया या अखबार द हिंदू जो इंग्लिश डेली है, और फिर इसके बाद आपका दैनिक भास्कर है, नवभारत टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो हिंदुस्तान टाइम्स है, पंजाब केसरी है, उजाला है, और बाकी जो है वो जैसे दैनिक जागरण हुआ, इंडिया TV हुआ, ये इधर भी उधर भी, इनका कोई ठिकाना नहीं है। और खास और बचे आपके वो रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, TV9 भारतवर्ष, तो ये सब दिखाते हैं कि अपने को कि ये बहुत देशभक्त है। और इनकी देशभक्ति का आलम यह है कि जो जितने हमारे ऐतिहासिक गद्दार रहे हैं, नेहरू और गांधी और इंदिरा, उनको बेनकाब नहीं करते हैं। और देश को जानना चाहिए कि जो देश के गद्दारों को बेनकाब न करे या उसकी गद्दारी को ढक करके उसको बचाने की कोशिश करे, वो भी देश का गद्दारी होता है। और गद्दार के विषय में इस अवधारणा को भी इन समूहों ने अपने हिसाब से उसकी वो परिभाषा बना रखी है और उसको प्रदूषित किया है। इनकी गद्दारी का मतलब है कि जैसे कोई जातीय कोई समूह है, गुट है, और उस जात से उतनी यानी उतनी वफादारी नहीं करता है, तो उसको गद्दार बोलेंगे। एक सांप्रदायिक माने कुनबा है, गुट है, समूह है, और कोई व्यक्ति जो है उसके उस संप्रदाय के गुट से या समूह से वफादारी उतनी जितनी वफादारी वो उनको चाहिए, अपेक्षित है, उतना नहीं करता तो उसको गद्दार बोलेंगे। इसी प्रकार एक कुनबा टाइप का, या GNPC जो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है, उसकी परिभाषा है कि जो उस परिवार की वफादारी करे या चाटुकारिता करे, तो उसको वो देशभक्त कहेंगे।
और जो उस परिवार की चारुकारिता न करे या उसका और उसके प्रति भक्ति न दिखाए तो उसको गद्दार कहेंगे। बीजेपी वालों का जो देशभक्ति और गद्दारी जो है वो हिंदुत्व की अवधारणा के आसपास ही वो घूमता रहता है। तो इस प्रकार से जो देशभक्ति और फिर गद्दारी, इसको भी इन सबों ने अपने अपने हिसाब से उसको प्रदूषित किया है। लेकिन भारतीय जनता दल ने बराबर इस बात पर बल दिया है कि गद्दार है तो मुल्क इस देश के खिलाफ जिसने गद्दारी की है, और जो गद्दारी करता है हमेशा शुद्ध रूप से, और देशभक्ति वाला जो पूरे देश के लिए और पूरी आवाम के लिए, ये बिल्कुल समझने की आवश्यकता है। तो ये चैनल खास करके जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, टीवी 9 भारतवर्ष जो है, अब नेहरू की बात ये छू देंगे, दीवार की तरह दीवार छू देंगे। लेकिन नेहरू कितना खतरनाक है। भारतीय जनता दल ने कुछ वो परिचय भी कराया है और परिचय अब आगे करवाता भी रहेगा उसको। नहीं जब और देखिए उनकी शैली जरा पहचानिए। जैसे यानी वो जी न्यूज वाला नेहरू की बात बोलेगा तो एक तो जितनी उसकी गद्दारियां हैं उसमें से कुछ टुकड़ा दो, मैंने उसी गद्दारी का मैंने उसी कृतियां मैंने 15-20 है, तो 15-20 में से मुश्किल से 2-3 उठाएगा, और 2-3 उठा करके जब वर्णन करेगा तो वहां बोलेगा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। ये शैली उसकी है। ये नहीं बोलेगा कि ये गद्दारी नेहरू की है, ये शैली हुई है। तो इस प्रकार जो है ये चैनल वाले देश के गद्दारों को वो छिपाते हैं, जो कि अपने को देशभक्त कहते हैं, उनकी भी सहायता कर रहे हैं। बाकी तो एनडीटीवी तो देश विरोधी है ही, देश गद्दार है ही, ये आलम है। तो इसीलिए तो अपनी आवाम में, अपने भारतीय भाई बहनों में अभी देशभक्ति का जो जज्बा होना चाहिए, जो गद्दारों को पहचानना चाहिए। भारतीय जनता दल के इतने प्रयास के बाद भी दिक्कत होती है, ये समस्या आती है। और उसका एक नमूना जरा देखिए कि किस तरह से, तो ये जितनी भी अच्छा जरा समझ लिए कि ये एनडीटीवी, जिसमें एनडीटीवी है, एनडीटीवी के विषय में इनके जो बीजेपी को जो यूट्यूबर्स हैं, कभी रवीश कुमार, अब जैसे कल ही उनको कोई वो हर्षवर्धन त्रिपाठी है, रवीश कुमार के विषय में तमाम वो प्रलाप कर रहा था, और बात सही भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रवीश कुमार बहुत ही खतरनाक किस्म का ये भारत विरोधी जो है वो वाम दलों का या चीन का, जो भी कर लीजिए, उसका एजेंट है ये। लेकिन सिर्फ इतना ही कह देने से तो कुछ नहीं होता। भारतीय जनता दल तो मांग भी करता है मैंने श्री मोदी जी से कि इस एनडीटीवी को बंद करें, और जब बंद ही नहीं करें, जैसा कि श्री योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कुछ नमूना प्रस्तुत किया कि अपराधियों को यदि उनको पस्त करना है तो उनकी जितनी बिल्डिंगों को ढहाइए, उनके खाते भी सील करिए, या उनको और भी तरीकों से उनको पंगु करिए। तो एनडीटीवी को ये मैंने भारतीय जनता दल मांग करे, उसको पंग करिए, आज तक को भी पंग करिए, उसी प्रकार न्यूज़ 24 को पंग करिए। आवश्यकता तो ये है। अब बीजेपी वाले क्या करते हैं, बीजेपी के कुछ यूट्यूब के सिवा सालार तो रवीश कुमार के विषय में, एनडीटीवी का आज तक के विषय में बोल देंगे, लेकिन बीजेपी के मंत्री, उसके नेता, उसके प्रवक्ता बड़े खुशी खुशी इन चैनलों पर जाकर के इंटरव्यू देते हैं। तो यही तो देश के खिलाफ गद्दारी कर लीजिए या दोगलापंथी कर लीजिए, यही कर रही बीजेपी अपने मुल्क भारत के खिलाफ।
जो 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 देश विरोधी हैं, जैसे एनडीटीवी और आज तक और ये न्यूज़ 24, और ऐसा है भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के सारे नेता वहाँ पर खुशी खुशी वो इंटरव्यू भी देंगे, और उसको से नेता भी, उसके मंत्री, सब कुछ देख लीजिए। ये तो है दोगलापंथी और गद्दारी जो है वो देश के खिलाफ बीजेपी वालों की। और इसी तरह से तो ये आपका ये चैनल वाले हो गए, और भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस या वाम दल, या आपका ये जो मीडिया की जो गिरोह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो गिरोह है, एनडीटीवी है, न्यूज़ 24 है, आज तक है, इस टाइप से ये सब देश विरोधी हैं। और इतना ही नहीं, पत्रकारों का जो गिरोह है, रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय और निधि कुलपति, वो संदीप चौधरी, मानक गुप्त और अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और विनोद दुआ, आशुतोष और वो प्रभु चावला भी, बरखा दत्त, राजदीप सर देसाई, शेखर गुप्त, राहुल कंवल, अजीत अंजुम, आरफा खानम, सागरिका घोष, राणा आयूब, कोई मोहन करके है, कोई वो अग्निहोत्री करके है, और कोई जो है वानखेड़े भी है, और कोई तनख्वाह भी है। तो और लुटियन वाले जो मीडिया गिरोह है, वो भी लुटियन मीडिया। और इसके बाद कन्हैया कुमार गिरोह, असदुद्दीन गिरोह, ये पीएफआई, सिमी, एसडीपीआई और छोटे किस्म के जो मीडिया है, आपके क्विंट है, प्रिंट है, कारवां है, दवायर है, ये सभी वो अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के जो मीडिया है, जैसे बीबीसी। अच्छा, बीबीसी को चलाता भी है ये, बीबीसी को ये जो देश का गद्दार है एनडीटीवी, उसको चलाता है। तो जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया हैं, जैसे बीबीसी, द गार्जियन, ये दोनों लंदन से जो है वो माने प्रायोजित होते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब इनसे मिलकर के ये जो अभी जो छोटे भाइयों का नाम लिया गया है, प्रिंट, क्विंट और कारवां और दीवार, उनसे मिलकर के भारत में भारत के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ करके भारत को बदनाम करना, भारत की आर्थिक प्रगति, जैसे मतलब कि कोई बांध बन रहा है, बस बैठ जाएंगे वो पर्यावरण का नाम लेकर के, जैसे है ना वो मेधा पाटकर वगैरह जो है। अब वो जो बांध बनना आपका 1 साल में, वो बनेगा 20 साल में, तो ऐसे ही तो है। तो भारत की प्रगति को बाधित करने के लिए ये जो मीडिया है देश विरोधी, अभी जो नाम लिया गया अंतर्राष्ट्रीय, हमारे भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के मीडिया से मिलकर के ये सब वो करते रहते हैं। तो ये सब जो है भारतीय जनता दल दो बात कहता है कि ये सब भारत विरोधी खेमा है, और मोदी जी के शासनकाल में बखूबी ये पल रहा है, अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। तो भारतीय जनता दल कहता है भाई ये भारत विरोधी है, लेकिन ये तर्क क्या देते हैं कि हम
भारत विरोधी नहीं है, हम देश के गद्दार भी नहीं है। हम चूंकि मोदी का विरोध करते हैं, ये हमारा एक राजनीतिक अधिकार है कि हम किसी को राजनीतिक रूप से विरोध करें। तो चूंकि हम मोदी के विरोधी हैं, इसलिए इसलिए हमको गद्दार का कहा जाता है। भारतीय जनता दल बिल्कुल उनकी इस बात को खारिज करते हुए कहता है कि नहीं जनाब, आपका जो चरित्र, जो फितरत है, वो देश के खिलाफ है। आप इस देश के गद्दार हैं और आप भारत विरोधी हैं आप। और उधर बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि ये देश के गद्दार नहीं हैं, भारत विरोधी भी नहीं है, ये मोदी विरोधी हैं। ये सब के सब सारे तो दोनों तर्कों को जरा मिला दीजिए, दोनों एक ही बात कहते हैं। अब जरा देखिए कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, बीजेपी वाले उनको कहते हैं कि ये मोदी विरोधी हैं, और जो देश विरोधी ताकतें जो खुद तर्क देते हैं कि हम देश के गद्दार नहीं है, हम चूंकि मोदी का विरोध करते हैं इसलिए लोग हमको गद्दार कहते हैं। ये देखिए बीजेपी वालों की देश के खिलाफ गद्दारी, यही तो पहचानने की जरूरत है। और इसको भारतीय जनता दल जनता के बीच में, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में जाएगा और अच्छे तरीके से ये बीजेपी वालों को बेनकाब करेगा। ये जेएनपीसी और वाम दलों और उसके साथ साथ जो उनसे चिपकने वाले सपा बसपा, वो तो इस देश की समस्या है ही। लेकिन बीजेपी जो इसके साथ और समस्या जो है वो जो जोड़ दे रही है कि यानी देश में एक स्वस्थ वातावरण न आने पाए, ये इस तरह की साजिश कर रही है कि इन सारी ताकतों को पाल के रखना वोट के लिए। ये खतरनाक वो खेल रही है। और एक जो सबसे आवश्यक है अपने देश के लिए, एकता के विषय में भारतीय जनता दल बराबर ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से विनती भी करता है, समझा भी रहा है कि एकता स्थापित होनी चाहिए भारतीयता के आधार पर। भारतीयता के आधार पर एकता जो स्थापित करनी है, तो वो जो है इन समूहों ने जो अब तक जो एकता की बात करते हैं कि हमारी एकता वास्तव में कुछ है वही नहीं। पहले तो सब और बड़े सफाईदार शब्दों में वो करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक अवधारणा एकता के विषय में बना रखी है और हमारे आपके दिमाग में ठूस रखी है, बैठा रखी है कि हमारी एकता होता कुछ नहीं है। हमारी एकता अनेकता में एकता है। यानी हम अनेक भाषाओं के देश हैं, अनेक प्रांतों के देश हैं, अनेक संप्रदायों के देश हैं, अनेक जातियों के देश हैं। और यहीं से जो है भेद विभेद तनाव को ये सब जो है एक तरह से मान्यता देते हैं और सपोर्ट करते हैं और उसी पर ये राजनीति करते हैं। भारतीय जनता दल ये सारे को खारिज करके कहता है कि नहीं, हमारी एकता एक मुस्त है, मानोलिथिक है, मानो ब्लॉक है, एक ही है। जहां तक जाति का सवाल है, संविधान जब हमारा लग गया 26 जनवरी 1950 को, यानी सारी जाति अस्मिता, जाति पहचान, जाति आइडेंटिटी समाप्त हो गई। उसी तरह सांप्रदायिक पहचान जो समाप्त हो गई, दो खत्म हो गया। भाषा को भारतीय जनता दल भी कहता है, भारत का संविधान भी कहता है ये जो भाषाएं हैं ये अलग अलग नहीं है, ये भारतीय भाषाएं हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारे देश का संविधान कहता है ये हमारी इंडियन लैंग्वेजेज है। जो कवर जो है वो भारतीयता का है, भारतीय भाषा है। अब आ जाइए अलग अलग आस्थाओं का। आस्था के विषय में भी भारतीय जनता दल ने ये बताना चाहता और बार बार बता भी रहा है कि आस्था जो है
ये जो आस्था है वो व्यक्तिगत आपकी आस्था है, आपकी व्यक्तिगत चीज है। व्यक्तिगत रूप में हम हिंदुत्व में विश्वास करें, स्वागत है। इस्लाम में विश्वास करें, स्वागत है। हम जो सिख आस्था में विश्वास करें, उसका भी स्वागत है। और ईसाई में करें या बौद्ध में करें, जैन में करें, पारसी में करें, सबका स्वागत है, बिल्कुल। लेकिन आपका वो व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत माने कि आप उसको व्यक्तिगत तौर पर उसको निभाना है, घर के अंदर जो भी आपको करना है। उसकी जो पूजा पद्धति है, जो विनती की पद्धति है, जैसे आपको माने आपको अगरबत्ती दिखाना है, धूपबत्ती दिखाना है, घंटी बजाना है, हर कीर्तन करना है, आपको इबादत करनी है, सिजदा करना है, नमाज पढ़ना है, जो भी आपका, लेकिन घर के अंदर का आपको करना है। उसके बाहर हमारा जो भी आपसी जो जीवन है, जो हमारा सामूहिक जीवन है, वो हमारा भारतीय है। इसलिए हमारी एकता एक मुस्त है, मानोलिथिक है। या उसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हमारे देश का भूगोल या भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अब गुजरात के कच्छ से लेकर के पूर्व में मणिपुर, या जो म्यांमार से लगता है या बर्मा से लगता है, आखिरी स्टेशन है आपका मोरेंग। ठीक है। होता क्या है कि ये प्रकृति का नियम है कि 10 या 15 किलोमीटर पर जो है कुछ थोड़ी बोली का और थोड़ी पोशाक का और खान पान पसंद का ये अंतर या फर्क पड़ जाता है। तो हमारे देश के भौगोलिक विस्तार में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में जो अलग अलग जो है वो खान पान पसंद वाले, पोशाक वाले, या बोली कह लीजिए या जो भाषा भी कह लीजिए, ये आपको देखने को मिलता है। तो हमारी वही जो भारतीयता है, उनका उन क्षेत्रों में उसका प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है। वो हमारी भारतीयता उन क्षेत्रों में, उन भौगोलिक भागों में अपना रूप बदलती है, लेकिन है हमारी एक ही भारतीयता। इसलिए अनेकता में एकता जो है बहुत ही खुराफाती अवधारणा है। इसको भारतीय अवाम ताकत दल सिरे से खारिज करता है। जितने भी भारत के लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, वह शुद्ध रूप में, एब्सोल्यूट रूप में, सूक्ष्म रूप में एक ही हैं। इनमें जरा भी किसी भी आधार पर भेद विभेद नहीं करना है और अनेकता में एकता की अवधारणा को सिरे से खारिज करना है। ये विश्वास, ये स्पष्टता भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से बताना चाहता है कि आप लोग भी इसी रूप में समझिए। और खान पान पोशाक का जहां तक सवाल है, जब लोग मिलेंगे आपस में तो फिर वो पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ का है। जैसे किसी वक्त में इडली डोसा, जो हमारे देश का जो दक्षिणी भाग है, तमिलनाडु वगैरह या कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, लेकिन अब इडली डोसा वो हर जगह मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है। तो इन जो है अनेकता में एकता की बात कहने वालों ने बहुत नुकसान किया है। और इसीलिए जो बस्तियां बसाई गई हैं वो जत्थों में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं घेट्टो, तो घेट्टोवाइजेशन किया है। जैसे ये ठाकुरों की बस्ती है, तो ये ब्राह्मणों की बस्ती है, तो ये मुसलमानों की बस्ती है, तो ये सिखों की बस्ती है। इसने बहुत नुकसान किया है। सबको एक साथ बसाना चाहिए ना। और शिक्षण संस्थाएं भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो सारा स्टाफ जो है एक ही संप्रदाय का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो सारा
सारा स्टाफ जो है एक ही संप्रदाय का। देख लीजिए ना कैसे आएगी एकता। भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि एक तो जो बसाना है, कॉलोनी बसानी है, गांव बसाना है, तो सभी आस्थाओं के लोग एक साथ रहें। जब एक साथ रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे, खान पान भी साथ में होगा, अपने आप भारतीयता वो झांक जाएगी। और जो ये शिक्षण संस्थान है इस टाइप के नमूना बताया कि जैसे आपका ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, कम से कम शुरुआत होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट जो पोजीशन है, जैसे उसका जो वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, वो अदर देन इस्लाम आस्था का करिए, पोस्ट करिए, वहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है, जो रजिस्ट्रार है, अदर देन वो हिंदू के अलावा उसको पोस्ट करिए, वहाँ पर शुरुआत करिए, तब न मिक्सअप होंगे मिलेंगे। तो इन समों की, और देखिए जो इस समाज को बांट करके कि समाज को कमजोर करने की जो साजिश 60-70 सालों से जेएनपीसी ने की है, उन्हीं के फुट स्टेप्स में, उन्हीं के पद चिन्हों में ये बीजेपी भी चल रही है। जैसे अनेकता में एकता, ये कौन सी ये भारतीयता की बात करेंगे? अनेकता में एकता कहने वाले वो जो है भारतीयता की अवधारणा के सर्वथा खिलाफ हैं। उनको समझ ही नहीं है। उनकी भारतीयता का मतलब होता है कि मंदिर के आसपास और प्रभु राम को भुनाना, ये बहुत ही गलत है। जो यानी सार्वजनिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में जय श्री राम, ये क्या है? इसके विषय में बराबर भारतीय जनता दल ने बताया है कि प्रभु श्री राम हुए, या अल्लाह हुए, या खुदा हुए, या गॉड या वाहिगुरु हुए, ये हमारी पूरी सृष्टि, हमारे पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात के प्रतिनिधि हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए उसको किसी व्यक्ति से जोड़ना, किसी खास संप्रदाय से जोड़ना और कुछ लोगों से जोड़ना। अब जैसे ये सब बोल रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस वो जो रामायण अपने पॉकेट में रखते थे, अरे भाई कोई पॉकेट में रखे, शायद सुभाष चंद्र बोस को सब जानते भी नहीं है। जो उनको सुभाष चंद्र बोस का नाम भुना रहे थे, वो न तो उनको दिल से महत्व देने को तैयार है, सिर्फ भुनाने के लिए है उनको। तो किसी व्यक्ति की बात नहीं है, जो है हर एक जो है, कम से कम जहाँ तक भारत का सवाल है, हर एक भारतीय को ताकत देने वाले हमारे ईश्वर भी हैं, अल्लाह खुदा भी हैं, गॉड भी हैं, और जो है वाहिगुरु भी हैं। यही तो ताकत देते हैं और यही कहते हैं कि मुल्क से मोहब्बत करो। जो हमारे बंदे हैं, जो भारतीय भाई बहन हैं, उनकी खिदमत करो, उनकी सुख सुविधा का चिंतन करो। ये सारी चीजें जो है वही जो ताकत है हमारे प्रभु राम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, वो हमारे अंदर हैं, जो कि हमको ताकत देते हैं। तो ये मान के चलें, लेकिन उनके नाम को भुनाना नहीं है। यह एहसास है कि भाई कि हम उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की ताकत से हम कर रहे हैं। लेकिन ये सब बीजेपी वाले उनको भुना रहे हैं। कोई शायद हमारे भारतीय जनता दल से वो कोई बहस कर रहा था कि प्रभु राम तो हमारे धरोहर हैं। कितनी गलत बात। प्रभु राम किसी व्यक्ति विशेष के, किसी दल विशेष के धरोहर वो कैसे हो सकते हैं? वो किसी के धरोहर नहीं है। वो 135 करोड़ के भी वो धरोहर नहीं है। वो तो पूरी जो सृष्टि है, चराचर जगत, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड के प्रतिनिधि हैं। उनकी ये विशालता, ये महानता है। उसी तरह और भी जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनका।
तो ये ईश्वरीय शक्तियों के विषय में इस तरह की एक शुद्ध अवधारणा होने की जरूरत है सबको सब, और उसको भुनाना नहीं है तो सार्वजनिक जीवन में। इसलिए आपने देखा होगा ना कि संसद में, चुनाव में ये बोलते जय श्री राम, किसी को वो जो है चिढ़ाते हैं, व्यंग कसते हैं। आपने संसद में देखा होगा ना कि ये बराबर वो असदुद्दीन ओवैसी जो ही गुजरता है वो ओथ लेने के लिए जय श्री राम तो वो भी बोलता है अल्लाह अकबर। अब ये देख करके जो लोकसभा अध्यक्ष को बोलना पड़ा कि नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो। लोकसभा अध्यक्ष जो कि उन्हीं के पार्टी के हैं, उनको मना करना पड़ा। अब बता भी लगता है। और वैसे भी भारतीय जनता दल इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, सार्वजनिक जीवन में ईश्वरीय शक्तियों का दुरुपयोग से बचना चाहिए। इसका दुरुपयोग बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर तो सिर्फ देश की बात होनी चाहिए। इसलिए यदि अभिवादन के रूप में प्रयोग करना है, सिर्फ जय हिंद जय भारत, जय हिंद नारा था हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस का। तो जय हिंद बहुत ही उत्तम नारा है, और जय भारत तो बोलना ही है। और इसीलिए भारतीय जनता दल ने भी अभिवादन के लिए आपको नमस्कार करना, नमस्कार करिए, सत्कार करिए, आदाब बोलिए और वणकम बोलिए, जो भी है नमस्कारम कहिए, प्रणाम कहिए, और उसके बाद जय हिंद जय भारत, इसकी आवश्यकता है। जय हिंद जय भारत बिल्कुल शुद्ध रूप से एक राष्ट्रीय और भारतीय जो है अभिवादन का प्रतीक है, जो कि भारतीय जनता दल बराबर जो है इसका प्रयोग करता है। अपने संगठन में भी करता है, अपने जो भारतीय भाई बहनों के बीच में जाता है वहां भी करता है। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम या वाहेगुरु या अल्लाह अकबर बिल्कुल नहीं। वो हमारी ताकत है, हमारी प्रेरणा है, हमको आशीर्वाद देने वाले हैं। उनका नाम का दुरुपयोग वो हरगिज नहीं करना है उनका, और उनको हरगिज नहीं भुनाना है बीजेपी वालों की तरह से। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।